आज के इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल अरेस्ट के उस मायाजाल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने भारत में कई लोगों से पैसे लूट लिए और ऐसे-ऐसे लोगों से पैसे लूट लिए हैं जो खुद शिक्षित हैं या फिर रिटायर्ड हैं, उन लोगों से पैसे लूट लिए। तो इस तकनीक को समझिए कि किस प्रकार स्कैमर्स आपको फँसाते हैं और आपकी कमियों का किस प्रकार फ़ायदा उठाते हैं। इस वीडियो में मैं सभी उन सावधानियों को, कानूनों को और दाँव-पेचों को आपको बताऊँगा जिससे आप इस प्रकार के डिजिटल अरेस्ट से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और सीखिए उन चीज़ों को और डिजिटल रूप से सुरक्षित बनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपको घर बैठे सिर्फ एक वीडियो कॉल के जरिए अरेस्ट कर सकता है? क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि पुलिस आपको कमरे के कैमरे के सामने घंटों बैठने पर मजबूर कर दे और आपसे लाखों रुपए वसूल ले? सबसे पहले यह जान लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द भारत के कानून की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। न तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में है और न ही आईटी एक्ट की धाराओं में है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जहाँ पुलिस वीडियो कॉल पर किसी को हिरासत में ले। यह पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी पर आधारित होता है, जिसे स्कैमर्स ने आपके डर को भुनाने के लिए बना लिया है। अब समझते हैं कि यह पूरा खेल शुरू कहाँ से होता है। इसकी शुरुआत अक्सर एक साधारण से फ़ोन कॉल या मैसेज से होती है। ध्यान रखिए, आपको फ़ोन आएगा कि आपको नाम से एक पार्सल भेजा गया है, जिसमें ड्रग्स, जाली पासपोर्ट या कुछ गैर-कानूनी सामान मिला हुआ है। या फिर आपसे कहा जाएगा कि आपका जो बहुत करीबी रिश्तेदार है, उसने ऐसा कुछ अपराध किया है, जिसके लिए उसे सज़ा हो सकती है। या फिर कहा जाएगा कि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुआ है। जैसे ही आप घबरा कर कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, या फिर मेरे रिश्तेदार ने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है। स्किमर का काम आसान कर देते हैं। वह आपको तुरंत डराने के लिए कहता है कि ठीक है, आपकी बात हम दिल्ली पुलिस या सीबीआई से करवा देते हैं या आपको गिरफ्तार करवा देते हैं। यहीं से शुरू होता है असली सेट डिज़ाइन। आपको एक स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर कॉल किया जाएगा। कैमरे के सामने आपको एक ऐसा माहौल दिखेगा जो बिल्कुल पुलिस स्टेशन जैसा है, सीबीआई के दफ्तर जैसा हूबहू वैसा लगेगा। पीछे पुलिस का लोगो होगा, मेज पर फाइलें होंगी, सामने बैठा व्यक्ति पुलिस की वर्दी में होगा। वह बहुत ही रौबदार और कानूनी भाषा में बात करेगा ताकि आपको शक की कोई गुंजाइश न रहे। वे आपको फर्जी अरेस्ट वारंट या कोर्ट ऑर्डर भी दिखा देंगे और व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ भेज देंगे जिस पर सरकारी मुहरें हूबहू लगी होंगी। इसके बाद आता है इनका सबसे बड़ा हथियार, डिजिटल कस्टडी। वे आपसे कहेंगे कि जब तक जांच पूरी नहीं होती आप कैमरा बंद नहीं कर सकते या ऑफलाइन नहीं हो सकते। आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते और न ही कमरे से बाहर जा सकते, वरना हम टीम भेजकर आपको अभी फिजिकल रूप से अरेस्ट करवा लेंगे। डरा हुआ इंसान घंटों कैमरे के सामने बैठा रहता है। इसे ही ये अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं, तब वे सौदेबाजी की गुंजाइश देखकर सौदेबाजी पर आते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप इस केस में अपना नाम हटवाना चाहते हैं या फिर आपके करीबी रिश्तेदार का, बेटा का, बेटी का, भाई का नाम हटवाना चाहते हैं, तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा जो जांच के बाद आपको वापस दे दिया जाएगा। डर के मारे लोग अपनी सारी बचत, यहाँ तक कि एफडी तोड़कर भी उन खातों में पैसा जमा करा देते हैं। एक एस्पिरेंट होने के नाते मैं आपको इसके पीछे की कानूनी हकीकत समझाता हूँ। भारत में गिरफ्तारी की एक तय प्रक्रिया है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानी जाती है। पुलिस को किसी को भी हिरासत में लेने के लिए सशरीर उपस्थित होना पड़ता है। कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी आपसे फ़ोन पर या कॉल पर या वीडियो कॉल पर पैसे की मांग नहीं करती और ना इस प्रकार से आपको गिरफ्तार करती। पुलिस आपको जांच में शामिल होने के लिए बकायदा नोटिस जारी करती है, जो कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या फिर एक फिजिकल रूप से कोई व्यक्ति आपके पास लेकर आता है। न कि वीडियो कॉल पर आपको बंधक बनाती है, चाहे क्राइम किसी भी प्रकार का हो। अब सवाल यह है कि स्कैमर्स आपके बारे में इतना जान कैसे लेते हैं। दरअसल हम अनजाने में अपनी बहुत सारी जानकारी सोशल मीडिया, शॉपिंग वेबसाइट्स और रैंडम ऐप्स पर छोड़ देते हैं। नाम, पता, मोबाइल नंबर और यहाँ तक कि आपकी बैंकिंग डिटेल्स भी डार्क वेब पर बिक जाती है। स्कैमर्स इसी डेटा का उपयोग करेंगे और आपको यकीन दिलाते हैं कि उनके पास आपकी पूरी कुंडली है। जिस प्रकार इस सरकार के पास होती है, वो इस बात का आपको भरोसा दिलाते हैं। एक और बात जो आपको समझनी होगी, वह है डर का मनोविज्ञान। इसका वो बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। ये अपराधी आपको सोचने का समय नहीं देते। वे आपको इमरजेंसी की स्थिति में डाल देते हैं। जब दिमाग डर में होता है तो वो तार्किक रूप से सोचना बंद कर देता है और खासकर इत्तेफाकन वो कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो कि आपकी रियल लाइफ से मैच खाती है या आपके डरों को बढ़ावा देती है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार की चीज़ें पुलिस नहीं करती है। वे आपको सरकारी गोपनीयता कानून, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स का डर दिखाते हैं कि आप किसी को बता नहीं सकते। याद रखिए, परिवार और वकील से बात करना आपका संवैधानिक मूल अधिकार है, जिसे कोई भी कानून या कोई भी पुलिस या कोई भी एजेंसी आपसे नहीं छीन सकती। अगर आप या आपके पास कोई इस जाल में फंस जाए तो क्या करें? द पेशा प्रोजेक्ट पर अब मैं आगे यही आपको बताने वाला हूँ।
यहाँ गोल्डन हॉर का नियम काम आता है। साइबर फ्रॉड होने के शुरुआती 1 से 2 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें आपको कुछ कदम उठाने जो आपको तुरंत करना है। पहला कदम है तुरंत 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए। यह नंबर सरकार का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है। अगर आप समय पर कॉल कर देंगे तो हो सकता है कि आपके पैसे स्कैमर के खाते में फ्रीज कर दिए जाएं। दूसरा कदम cybercrime.government.in जो कि आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट नज़र आ रही है, इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें। आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट और ट्रांजैक्शन डिटेल्स जो भी कुछ है सभी अपलोड कीजिए। तीसरा कदम फिजिकल रूप से स्थानीय साइबर सेल या पुलिस स्टेशन जाइए और लिखित में शिकायत दीजिए। डरे नहीं, क्योंकि आप अपराधी नहीं हैं बल्कि आप तो खुद एक विक्टिम। इन स्कैमर से बचने के लिए द पैसा प्रोजेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण सलाह मैं आपको दूंगा। पहली कि अनजान कॉल पर कभी भरोसा न करें। अगर कोई खुद को पुलिस वाला बताकर डराए, तुरंत फ़ोन काटें और खुद नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर इसकी जांच करें। दूसरी बात, अगर आपके रिश्तेदार के नंबर से या रिश्तेदार के व्हाट्सएप से भी या किसी भी प्रकार के मैसेजिंग ऐप से भी अगर आपको मैसेज आता है, तो एक बार उसको री-वेरीफ़ाई करें, उसके बाद ही उस पर भरोसा करें। दूसरा, वीडियो कॉल पर प्राइवेसी। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर वीडियो कॉल न करें और हो सके तो अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल उठाए भी नहीं। तीसरा, पैसे का लेन-देन। कोई भी सरकारी जांच एजेंसी पैसे मांगकर केस रफा-दफा नहीं करती। अगर पैसे की बात आए तो समझ लीजिए कि 100% स्कैम हो रहा है और इससे तुरंत बचने के लिए बाहर निकल जाइए। आजकल ये स्कैमर्स अब सिर्फ दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों के, गाँवों के रिटायर्ड अधिकारियों, महिलाओं और युवाओं को निशाना बना रहे हैं। उनकी नज़र आपकी उस गाढ़ी पूंजी पर है जिसे आपने सालों की मेहनत से जोड़ा है। भारत की इकोनॉमी में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं जो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम डिजिटल रूप से साक्षर बने। और द पैसा प्रोजेक्ट का मेरा मिशन भी यही है कि भारत को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाए। अंत में मैं यही कहूँगा कि कानून आपका रक्षक होता है, डराने वाला नहीं होता है। पुलिस की वर्दी, सीबीआई का नाम इस्तेमाल करने वाले लोग अपराधी हैं। द पैसा प्रोजेक्ट का मिशन यही है कि हम भारत के हर नागरिक को इतना जागरूक कर दें कि स्कैमर्स अपना जाल बिछाने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि इनसे सबसे बड़ी सुरक्षा है कि आपको पहले से चीज़ें पता हो। जागरूक समाज ही इन साइबर अपराधियों का असली इलाज है। बाकी कोई कानून इनका इलाज नहीं कर सकता अगर आप इनके झांसे में फंस जाते हैं तो। इस वीडियो को अपने माता-पिता, बुजुर्गों, उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो तकनीक के मामले में थोड़े कच्चे हैं। और उन्हें कच्चे कहना भी गलत होगा, क्योंकि उनके पास उनके प्राइम टाइम में मोबाइल या इस प्रकार की डिजिटल चीज़ें नहीं आई है, तो उनको उनका कम ज्ञान है। आपका एक शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी की कमाई बचा सकता है। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको भी कभी ऐसा कोई फेक कॉल आया है। अपने अनुभव साझा कीजिए ताकि आपके अनुभव दूसरों के भी काम आ सकते हैं। सब्सक्राइब करें द पैसा प्रोजेक्ट को और जुड़े हमारे इस मिशन से। जागरूक बनिए, सशक्त बनिए। जय हिंद, जय भारत।